बिहार का फैसला बिहार वासी कर चुके हैं। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है चीजें साफ हो रही हैं और रुझान जो अब तक आए हैं वो कहीं ना कहीं, अब मुझे बताने की जरूरत है नहीं राधा कि रुझान क्या कुछ इशारा कर रहे हैं। कई राउंड्स की वोटिंग अभी बाकी है लेकिन रुझान क्लियर कर रहे हैं कि कई सीट्स ऐसी हैं जिस पर एनडीए ने, यानी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम, आरएलपी, इन्होंने अच्छी खासी बढ़त बना ली है और यह चैलेंज होगा प्रतिद्वंदी के लिए। लेकिन जो चीजें निकल कर आई वो बताने के लिए काफी कि इस बार बिहार मूड में भी था और मोड में भी था। राधा बिल्कुल रोहित, और देखिए जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन आंकड़े सब कुछ कहते हुए तो देखिए बिहार में सभी सीटों के रुझान सामने आते हुए 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और सामने आते हुए एक एक अपडेट भारत एक्सप्रेस देता हुआ एनडीए 190 सीटों पर आगे चल रही है, महागठबंधन 52 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। तो देखिए महागठबंधन को इस बार सबसे बड़ी पटकनी बीजेपी 84 पर, जेडीयू 76 पर, एलजेपीआर 23 सीटों पर आगे चलती हुई तो आरजेडी को 36 सीटों पर बढ़त मिली है। तो वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो 7 सीटों पर कांग्रेस आगे देखी जा रही है। तो बिहार में सभी सीटों के रुझान सामने आते हुए ब्रेकअप भी जल्दी से आपको बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट को मैं खंगाल रहा हूं तो उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है, 85 सीट्स। जनता दल यूनाइटेड 76 सीट्स। ये अपने आप में बहुत शानदार चीज है। 20 सालों से नीतीश कुमार का चेहरा, सुशासन बाबू की वो इमेज जबरदस्त तरीके से। आरजेडी 33, लोक जनशक्ति पार्टी 22, आईएनसी 6, बहुत बुरा हाल हो गया कांग्रेस का, 6 सीटों पर लीड कर रही है इस वक्त। कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 5 सीट, आरएलएम 3 सीट और एआईएमआईएम भी 3 सीटों पर जलवा दिखा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी 2 पर लीड कर रही है, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी 1 सीट पर लीड कर रही है और इस फैक्टर में बीएसपी का भी फैक्टर है, 1 सीट पर बीएसपी भी आगे बढ़ रही है। कुछ ऐसी सीट्स हैं, हाई प्रोफाइल सीट्स, जिनके सामने अब पटना में 14 आती हैं। दीघा में भारतीय जनता पार्टी आगे, बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे, कुम्हरार में भारतीय जनता पार्टी आगे, पटना साहिब भारतीय जनता पार्टी की साख है इस सीट पर, वो भी आगे। तो देखिए किस तरीके से तमाम सीटों पर रुझान सामने आते हुए मनेर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आरजेडी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। फुलवारी से जेडीयू आगे चल रही है तो वहीं पालीगंज से अन्य पार्टियां, सीपीआईएम, साथ ही साथ विक्रम से भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई। तो पटना जिले की 14 सीटों के क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आते हुए आपको एक एक का अपडेट देते हुए तो देखिए किस तरीके से रोहतास जिले की 7 सीटें, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए सासाराम में आगे चलती हुई करगहर सीट पर जेएसपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और एक एक का अपडेट आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं लगातार ये तस्वीरें तो भारत एक्सप्रेस दिखाई रहा है। राधा हमारे साथ एक लगातार एलीट पैनल्स का गेस्ट जो है वो बना हुआ है। मैं जल्दी से तारुफ करा दूं, जाने माने चेहरे हैं। ईशान त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता है। ईशान भाई नमस्ते कर रहा हूं। अब तो लगातार आप बैठे हुए हैं। साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट रमाकांत जी हैं। रमाकांत जी नमस्ते कर रहा हूं आपको भी। साथ ही मुझे पवन सिंगर भी नजर आ रहे हैं। पवन भाई कैसे हैं आप? मैं जल्दी से ईशान भाई शुरुआत आपसे कर रहा हूं। ईशान भाई प्लीज आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, ये कांग्रेस की हाल तो काफी ज्यादा बुरी नजर आ रही है। बिहार चुनावों में आपने कहा हाइड्रोजन बॉम्ब भी ब्लास्ट हो गया, सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, लेकिन ये खुद को ही उड़ा लिया क्या? रोहित भाई देखिए, जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें सोचने वाली बात है और आकलन करने वाली बात है कि कहाँ हमारे से चूक हुई है। ये इसमें कोई बोलने में दो राय तो है नहीं कोई इसमें भी। और चीज़ों को एक्सेप्टेंस अगर हम जब तक नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसको एड्रेस कैसे करेंगे। तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इसमें कई चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन हमें यह भी एक एनालिसिस करना पड़ेगा और एक डीप एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो 65 लाख वोट एसआईआर के जरिए काटे गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट चोरी का जो षड्यंत्र था वो बिहार से शुरू करके और पूरे देश में जो भाजपा सरकार है उसको लागू करना चाहती है। क्योंकि हमने देखा किस तरह से जो एसआईआर के मुद्दे पे जब सुप्रीम कोर्ट गए हम लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए भी ठीक है, लेकिन आप एसआईआर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन सवाल तो फिलहाल के लिए ये है कि वोट बैंक किस तरीके से कांग्रेस का छिटकता हुआ, उम्मीद भी यही थी। और देखिए आज चिल्ड्रन डे का मौका है, बाल दिवस का मौका है, उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस बड़ा गिफ्ट दे सकती है, बट गिफ्ट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा।
नहीं, देखिए, आज आपने बोला बाल दिवस का दिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लोकतंत्र के जनक थे, जिन्होंने लोकतंत्र को लगाया, जो लोकतंत्र का पौधा लगाया, उसको बीज लगाया, उसको पानी दिया, उसको सजोया, संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया, बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण किया, तो आज उनको श्रद्धांजलि देना तो बनता है। ये इसका कोई रिजल्ट से कोई लेना देना है नहीं, पहली बात तो, और सबको उनको याद करना चाहिए। सब याद कर रहे हैं, ईशान खुद और रही बात, देखिए, प्रधानमंत्री ईशान भाई, मैं एक रिएक्शन ले लूं, फिर ये प्लेटफॉर्म आपका ही, आपको तो पता ही है, आपको पता है। रमाकांत जी प्लीज जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, एक्सपेक्ट किया था क्या? एनडीए वाकई इस प्रचंड बहुमत के साथ जो अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं एनडीए के पक्ष में, ऐसा माहौल ग्राउंड पर था क्या? ऐसा माहौल दिख तो नहीं रहा था, क्योंकि कुछ कि आधी आबादी का मत किसके तरफ जा रहा है, ये भीड़ किसकी तरफ है, क्या ये जो मुसलमान एक्टिव हुए हैं उनका वोट है, मुस्लिम महिलाओं का वोट है, ये बिल्कुल हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इतना तो तय कर पा रहे थे कि सरकार बनेगी तो एनडीए की बनेगी, क्योंकि आप सीधा सीधा आंकड़ा देख लें तो 4 करोड़ लोगों को नीतीश सरकार ने लाभान्वित योजना में शामिल किया, और उसमें कई वर्ग के लोग थे। ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर जुड़ गया महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस, और वीआईपी का जो बिल्कुल खराब प्रदर्शन आया वो भी एनडीए के पास में गया, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से पहली बार प्राथमिक चरण में यह उठने के मूड में थी कि मैं राजद का विक्टिम नहीं रहना है, तो उसके साथ कुछ वोटर उनके विरासत के जुड़े थे। लेकिन जैसे फिर उनका निर्णय राजद सुप्रीमो के यहाँ से होने लगा, कांग्रेस की तरफ जाने वाले वोटर भी एनडीए की तरफ चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने तो फिर उसी तरह से बने जैसे 1990 में बना करता था। बिल्कुल रमाकांत जी, किसका क्या कुछ असर हुआ, कैसा प्रदर्शन रहा, आपने बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन क्या कुछ रहा है? पवन सिंगर जी से पूछ लेते हैं, हमारे सहयोगी हैं। पवन, बताइएगा, अखिलेश बिहार गए थे, उसका क्या असर महागठबंधन के लिए होता हुआ दिखाई दिया है क्या? देखिए राधा, सोचने वाली बात केवल बिहार नहीं उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, और बिहार चुनाव का जो रिजल्ट है उसका सीधा इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। और जो स्थिति उत्तर प्रदेश में विपक्ष की दिखाई दे रही है, कमोबेश वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। उसका कारण यह है कि तेजस्वी का गठबंधन कांग्रेस से होता है और कांग्रेस हाशिए पे है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव का गठबंधन कांग्रेस से होगा और कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में हाशिए पे है। लिहाजा मुस्लिम वोट बैंक कहीं एक दूसरी तरफ छिटक न जाए या बट न जाए, इसलिए मजबूरी बिहार में भी थी तेजस्वी को, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने भी मजबूरी है कांग्रेस से गठबंधन करने की। लेकिन 100 सीटें, 102 सीटें या कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लेती है, उस पर किस तरीके से रिजल्ट आता है, या इंपैक्ट एनडीए के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो इंपैक्ट है बिहार चुनाव का, उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा। और जिन आधी आबादी को लेकर के बिहार में एनडीए एक तरीके से लगातार काम कर रही थी, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर के है। क्योंकि पहली बार देखने को मिला जब 2017 के बाद यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब दोबारा चुनाव हुआ तो कानून व्यवस्था के नाम पर 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया और उसमें आधी आबादी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन बिहार रिजल्ट के बाद निश्चित तौर पे जो विपक्ष की भूमिका है उत्तर प्रदेश में, वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से एकजुट होकर के एक बार एनडीए का सामना करते हैं। लेकिन बिहार रिजल्ट के बाद वो दिखाई नहीं दे रहा है, और आने वाला वक्त ऑब्वियसली इसका बाग बड़ा है, ये कैनवस बड़ा है, और 2027 कोई बहुत दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश, बार बार हम कहते हैं दिल्ली का रास्ता अगर यूपी से, तो 24/7 अगर कोई पॉलिटिकली एक्टिव राज्य है तो वो बिहार है। बिहार का इंपैक्ट ऑब्वियसली पड़ने वाला है। मुझे कांग्रेस के सीनियर मोस्ट प्रवक्ता भी नजर आ रहे हैं, ईशान भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब उनकी जगह ज्वाइन किया है। प्लीज मुझे उनका नाम जल्दी से बताइए, मैं उनका स्वागत कर दूं। लेकिन इस बीच रमाकांत जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, रमाकांत जी यूपी की बात होगी 2027, उसके बाद बंगाल चुनाव का जिक्र गिरिराज सिंह जी को मैं भी सुन रहा था कि भैया बिहार से तो ये आंधी उठी है और ये एक बार फिर से मोदी लहर भी है, नीतीश कुमार की लहर भी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिस पर रिसर्च आप लोग कर ही रहे होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट कर ही रहे होंगे, कि 20 साल से सीएम फेस होने के बावजूद अगर ये परफॉर्मेंस जेडीयू का रहता है, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जेडीयू, तो एंटी इनकम्पेंसी, प्रो इनकम्पेंसी, ये सारे फैक्टर नीतीश कुमार की इमेज से काफी ऊपर। अब बिल्कुल
एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर तो जनता एनडीए के पक्ष में रहेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कभी दिखती नहीं है उन्हें। सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, योजनाएं हैं, विकास के कई दाने हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री है, ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़ती हैं। महागठबंधन के हिस्से में जो चीजें थी वो उसे जोड़ नहीं सका। और निश्चित रूप से जैसे आपने कहा अखिलेश यादव का, तो बिहार में लालू यादव और तेजस्वी के बीच में अखिलेश जी का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह से भाजपा के ही नेता नंदकिशोर यादव और नित्यानंद राय का कोई अस्तित्व नहीं है, तो अखिलेश जी का कहां से रहेगा। इसलिए उसका सपोर्ट से भी कोई महागठबंधन को फायदा होने नहीं जा रहा था। महागठबंधन को फायदा होता तब जब वो अपने पूरे माई समीकरण के साथ अन्य दलों के समीकरण को साथ लेकर चलते, जहां उन्हें वीआईपी थे और कांग्रेस से भारी निराशा मिली है। और उन सब पर हावी हुआ है कह सकते नरेंद्र मोदी जी की उन घोषणाओं का जो चुनाव के पहले तमाम जिलों में अपने भाषणों के दौरान वो करते गए, उसका भी प्रभाव पड़ा और लाभकारी योजना का प्रभाव पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, आधी आबादी नीतीश कुमार जी के साथ ही बनी रही। आधी आबादी को जोड़ने के लिए जो तमाम उन्होंने वादा किया महागठबंधन ने, उस पर बिहार की जनता ने विश्वास नहीं किया। बाहर की जनता ने नीतीश कुमार की अस्वस्थता पर विश्वास नहीं किया और मुहर जो है एनडीए नीति सरकार पर लगाया। ठीक है, इस पर रमाकांत जी कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेते हैं। विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी आप बताइए, कांग्रेस भी उम्मीद तो नहीं कर रही थी जेडीयू से कि कुछ ऐसा प्रदर्शन होगा नीतीश कुमार से, लहर तो चल ही रही थी, सभी ये बात करते हुए नजर आ रहे थे कि एनडीए जीत भी गई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब बता दीजिए कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं। राधा जी, आपने जब मैं स्क्रीन पे नहीं था तब एक स्टेटमेंट किया था कि किसने ये उम्मीद नहीं की थी जी, और बात सही है कि किसने भी ये उम्मीद नहीं की थी और हमने भी ये उम्मीद नहीं की। सर उनको जीतने की कि आपकी ये परफॉर्मेंस की, ये भी क्लियर कर दीजिए। नहीं, उनके जीतने की ही हम बात कर रहे हैं अभी। डन सर, डन। हमारे परफॉर्मेंस पे बाद में आएंगे हम। अगर वो जीतेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस कम रहेगा, इसीलिए तो वो जीते। अरे वाह। लेकिन जो जमीनी मुद्दे थे जी, जो हम देख रहे थे, जो सुन रहे थे, युवकों को सुन रहे थे, महिलाओं को सुन रहे थे जी, तो उसमें बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा था और उसको कोई नकारा नहीं सकता। पलायन का मुद्दा बड़ा था। जो बुझी है उस विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ बिहार जिंदाबाद, दूसरी तरफ आ गया तेजस्वी बाबू का शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार ने डिसाइड कर लिया, वो नारा नहीं था, वो परिचय था। तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम तो जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार ने डिसाइड कर लिया, बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास। तो देखिए मनोज तिवारी को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उन्होंने बताया कि बिहारियों की जीत है। और इसी बीच देखिए बिहार चुनाव के रुझानों में मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह भारी मतों से आगे चल रहे हैं। उनके घर पर जश्न का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार ने। देखिए, एनडीए की जोरदार जीत के बाद अनंत सिंह जेडीयू के विधायक के घर जश्न का माहौल है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो अच्छे खासे उत्साहित हैं। टीवी स्क्रीन लगा के प्रॉपर तरीके से विक्ट्री का साइन देते हुए जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से उत्साहित हैं और एक जश्न का माहौल है। चारों तरफ उनके समर्थकों की
अच्छी खासी भीड़ है। दूसरी तरफ ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं। एक तरह से कहें महफिल सजी है और इस महफिल के बीच अनंत सिंह के हजारों समर्थक एक साथ जमा हैं। थोड़ा ढोल नगाड़े का दृश्य हम दिखा देते हैं कि किस तरह से हालात है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और उनके समर्थक पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए हैं। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से उत्साहित जो तमाम समर्थक हैं वो पूरी तरह से उत्साहित हैं और ये तमाम लोग जश्न के माहौल में हैं। तो एनडीए ने जिस तरह से परफॉर्म किया है उसके बाद से उत्साहवर्धन स्वाभाविक है और ये नज़ारा अनंत सिंह के आवास का है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न भी मन रहा है और साथ में खाने पीने का भी इंतजाम है। यानी जो समर्थक हैं वो यहाँ क्षेत्र से पहुँच रहे हैं और पूरी तरह से लोग जश्न में डूबे हुए हैं। ये भीड़ नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ जुटी है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। तो देखिए, आप मोकापा से रिपोर्ट देख रहे थे किस तरीके से अनंत सिंह के घर के बाहर जोरदार जश्न की तैयारियां दिखाई थी, किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता समर्थन करते हुए नजर आए। और इसी बीच हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। विवेक जी, आप मुद्दे से भी भटकते हुए नजर आए। मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? यस और नो में सीधा सा जवाब दीजिए। ये सवाल तो आपने मुझे किया नहीं था। मैंने किया था विवेक जी, मैंने आपसे किया था, आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अभी तो देखिए वो जो है विपक्ष के लोग, ये एनडीए का सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। नहीं, आप कांग्रेस से हैं तो आपको दिख रहा है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सवाल का जवाब मैं कैसे दूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सर मैं समझ रहा हूँ, राधा आपसे इसलिए पूछ रही है क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने बड़े सवाल उठाए कि नीतीश जी के नेतृत्व में नहीं लड़ रही। अमित शाह जी का बयान आप लोग बता रहे थे। आऊंगा सर वापस आपके पास। ये देखिए बल्ले बल्ले है, इसी तरीके से एनडीए के रिएक्शन आ रहे हैं इस वक्त। बल्ले बल्ले है क्योंकि भैया अभी तक जो चीजें आई है, देखिए रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग के काउंटिंग राउंड्स जो आगे बढ़ रहे हैं, लगभग कई ऐसी सीट्स है जहां पर 50% ज्यादा, 50% में बोल रहा हूं, कहीं पर 25 काउंटिंग के राउंड है, वहां पर 14-15 हो चुके हैं। तो 50% के बाद जो रुझान है उसमें एनडीए इसी तरीके से बल्ले बल्ले करता हुआ नजर आ रहा है। और ये सवाल ऑब्वियसली अब नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे, एनडीए साफ कर चुका है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल होता है, विधायक दल के नेता आते हैं, विधायक दल का नेता चुनते हैं और वो सर्वसम्मति से तमाम चीजें पास हो जाती हैं। अब ये थोड़े टेक्निकल सवाल है, अभी तो एंजॉय कर रहे होंगे एनडीए। राधा, एनडीए इस वक्त जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रही है। विवेक सर प्लीज, मैं समझ रहा हूं राधा ना आपसे उस सेंस में पूछ रही थी क्योंकि आप लोग सवाल उठा रहे थे कि नीतीश जी टायर्ड हो गए, रिटायर्ड हो गए, बीजेपी उनको ढो रही है। ये सारे बातें कांग्रेस की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी आए। चलिए छोड़ दीजिए इस सवाल को लेकर, हम एनडीए के पास चले जाएंगे। लेकिन विवेक सर आप मुझे ये तो बता दीजिए, आप यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फेसेस इन कांग्रेस, क्या लग रहा है हाइड्रोजन बम नहीं चला ना? ये कैसी बात है? आप सवाल पूछते और आप ही बोलते छोड़ दीजिए। देता हूं ना मैं जवाब इसका। दीजिए सर, दीजिए। एक प्रोटोकॉल रहता है आपके हिसाब से, हाँ, कि विधायक दल के सब प्रतिनिधि इकट्ठे होंगे और नेता हाँ, चुनेंगे। हाँ, ये बिहार को लागू होता है एनडीए में, हाँ, लेकिन सेंटर में नहीं लागू होता। हाँ, वहां ऐसा नहीं कहा जाता कि जो चुने हुए सांसद है वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करेंगे। तो सर आपको लगता है कि वहां से कोई प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी को वोट दे देगा? यू बिलीव दिस? आपने जो स्टेटमेंट किया उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। हाँ, तो अभी अगर नीतीश के लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, हाँ, तो ये क्यों कह रहे थे कि सब विधायक इकट्ठे होंगे और चुनाव लड़ेंगे? देखो वो मेरी बात नहीं है। हाँ, जो राधा जी ने कहा था कि ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, हम चाहते थे कि जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे, उन मुद्दों पे चुनाव होगा। हाँ, बेरोजगारी पे चुनाव होगा, पलायन पे चुनाव होगा, जहरीली शराब पे चुनाव होगा, पेपर लीक पे चुनाव होगा। हाँ, अगर आप जीतती है तो पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में बैठेंगी, तो क्या आपकी स्पेसिफिक एरियाज रहेंगी फोकस करने के लिए? कोसी बेल्ट से आप आती हैं, समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र में, तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा आपने? सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे
हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल, मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है, ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया, वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। बहुत उत्साहित हैं आप, जैसे आप उभरती हुई कलाकार के रूप में अभी आपका ये प्रोफेशन और पैशन। तो चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही है, क्लैरिटी आई रही है राधा। इस बीच जो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार रहा ना, वो रहा एम फैक्टर। मुस्लिम फैक्टर तो रहा होगा, एक और एम फैक्टर है, सब समझते हैं, महिला फैक्टर। बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया, जिसका नतीजा बिहार चुनाव के रुझानों में साफ नजर आ रहा है। इसी को लेकर सहयोगी कोमल शर्मा ने बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। सारंगी जी इस वक्त हमारे साथ है। अपराजिता जी, जिस वक्त आज बिहार में जो चेंज देखने को मिला है, एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, और उसमें भी वहां की जो महिलाओं ने इस तरीके से बेहताशा वोटिंग की है, आप भी महिला हैं, क्या लगता है कि बिहार में महिलाओं को क्या पसंद आया कि बढ़ के एकदम रिकॉर्ड तोड़ पुरुषों से भी ज्यादा वोटिंग की? आज बिहार में एनडीए की बहार है और बड़ी शानदार जीत हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ऐसी जीत जो अप्रत्याशित है। हमने जब अनुमान लगाया था उस समय भी इस तरह के आंकड़े हमारे समक्ष नहीं आए थे, तो मैं निश्चित तौर पर दोहराना चाहूँगी कि यह अप्रत्याशित जीत है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और बिहार के सुशासन की जीत है। पंच पांडवों की जीत है। पांचों पांडव ने मिलकर महाभारत की लड़ाई की और ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, हम 5 भाई मिलकर लड़े हैं। और देखिए कि अगर हम मिलकर लड़े तो किस तरह परिणाम आता है। और मैं कह दूं कि बिहार की जनता ने बहुत परिपक्वता के साथ काम किया और एनडीए के सुशासन पर, एनडीए के काम पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यप्रणाली और उनके कुशल नेतृत्व पर मुहर लगाया है। और देखिएगा आपकी 2004 से 14 और 2014 से 2025 ये जो 2 अवधि हैं, इसमें जिस तरह से कॉन्ट्रास्ट रहा है, विकास का जो दर रहा है या विकास की जो प्रकृति रही है, विकास का जो प्रारूप बिहार में रहा है, उसमें बहुत फर्क रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय 9,80,000 करोड़ रुपए बिहार को विमुक्त किए गए थे, इतनी राशि विमुक्त की गई थी। और 2004 से 14 जब लालू प्रसाद यादव जी केंद्रीय मंत्री थे, 2,80,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए थे। और अभी आप देखेंगे कि हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, इरिगेशन हो, भित्ति भूमि विकास हो, मेडिकल सेक्टर हो, शिक्षा हो, हर एक सेक्टर में बेहतरीन काम होते आ रहे हैं। तो लोगों ने समझा है, जाना है, परखा है एनडीए को और उसके बाद वोट लगाया है। तो बहुत ही मैं कहूँगी बिहार की जनता को नमन करती हूँ। उन्होंने बहुत ही उच्च स्तर की परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। चलिए, धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ में कोमल शर्मा। तो महिलाओं ने इस बार कमाल कर दिया, वाकई कमाल कर दिया। और ये कमाल का में रिजल्ट आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली है। 84 भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू 78 और जेडीयू के लिए 78 का ये नंबर आप समझ लीजिए 77-78 इसी पर रह रही है। 20 साल तक वही चेहरा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसका रिकॉर्ड भी बना दे, 10वीं बार भी सीएम पद की शपथ ले ले। इस बीच मेरे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। संजय सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको, थोड़ा स्क्रीन पर देखिए, नमस्ते। और एसएन सिंह साहब भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। एसएन सर नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। एसएन सर, पूजा पाठ तो हो गया होगा, मुंह मीठा हुआ नहीं हुआ अभी तक? नहीं, देखिए रोहित जी, हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को भूर 100 बार
प्रणाम करते हैं। आज बिहार की जनता, जो बिहार की धरती है, ज्ञान की धरती है, उसने विकास को अपना लिया। मोदी जी और नीतीश जी के नीतियों पर मोहर लगा दिया, झोला भर भर के आशीर्वाद दिया। उजाला को, उज्ज्वला को, किसान सम्मान निधि को, गरीब कल्याण को, और हम जो मेट्रो मखाना लखपति दीदी की बात करते थे, आज हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। और उधर आप देखिए ना, बिहार की जनता ने जंगल राज का पूर्णतः सफाया कर दिया। हमें लग रहा है कि लालू जी को बिहार की जनता का श्राप लग गया है, चंदा बाबू का, चंदा विश्वास का, कि लालू जी के परिवार का अब कोई मंत्री नहीं बनने पाएगा। लालू की लालटेन पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। कारण ये कि बिहार की जनता ये जानती है कि जब जब एनडीए की सरकार होती है, डबल इंजन की सरकार होती है, तब बिहार में विकास की बहार होती है। नहीं तो जाति संघर्ष को बिहार की जनता ने झेला है। कोई अंतरिक्ष से लोग थोड़े ना आते थे, आपस में दो भाई कट मरते थे, कभी जाति संघर्ष, कभी धार्मिक संघर्ष, 700 दंगे होते थे। मुझे लगता है कि जिस तरह से नीतीश जी की नीतियों पर, मोदी जी की नीतियों पर बिहार की जनता ने अपना झोली भर के आशीर्वाद बरसाया है,